नमस्कार, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हम पिछले जो बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो वीडियो हमारे पुनर्जागरण उसका अध्ययन हम कर रहे थे। अब हम पुनर्जागरण का एक समग्र अध्ययन करेंगे कि यदि प्रश्न एग्ज़ाम में 20 नंबर का आ जाए तो हम शुरू में या लास्ट में किस तरह से इस प्रश्न को फ्रेम करें कि हमारा उत्तर बहुत अच्छा हमें लगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है पुनर्जागरण का एक समग्र अध्ययन के रूप में है। उसमें सभी आएंगे कि पुनर्जागरण की क्या परिभाषा है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ, पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े और पुनर्जागरण के क्या परिणाम निकले। ठीक है, हम इसको एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और हमारा उत्तर जो है उसको एक बहुत अच्छे फ्रेम में हम डालेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है टॉपिक पुनर्जागरण। जैसा कि हमने पढ़ा था, पुनर्जागरण का जो समय है वो हमने कितना लिया था, समय लिया था हमने 1350 से 1550 AD तक का। ठीक है, ओके, 1350 से 1550 AD तक का हमने पुनर्जागरण का समय लिया था। पुनर्जागरण की जो परिभाषा थी वो क्या थी, कि नव चेतना का विकास हुआ था जो कि बौद्धिक विकास के रूप में परिलक्षित हो रहा था। ठीक है, एक नई नव चेतना जो कि मजहबी नियंत्रणों से मुक्त थी, मजहबी नियंत्रणों से मुक्त थी। एक नई नवचेतना थी जो कि मजहबी नियंत्रणों से मुक्त थी। ये इसकी परिभाषा का सार हमारे पास निकलता है। ठीक है, हमने देखा था कि भाई अलग अलग, जैसे वैशाली ने पुनर्जागरण का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसने कहा था कि उस दौर की जो स्थापत्य और जो कला के क्षेत्र में जो नवीन परिवर्तन परिलक्षित हो रहे थे उनको उसने पुनर्जागरण का नाम दिया था, क्योंकि इस नव चेतना से एक नवीन परिवर्तन जो परिलक्षित हुए थे, जो अलग अलग क्षेत्र में दिखे थे, उस दौर को लोगों ने पुनर्जागरण का नाम दिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ। सर्वप्रथम कौन सी जगह पे हुआ, इटली में हुआ। वो इटली में होने के इसके क्या कारण थे, एक तो जो इटली थी वो भूमध्य महासागर के मध्य में स्थित थी, तो वहाँ पे व्यापार वाणिज्य हो रहा था। व्यापार वाणिज्य हो रहा था, पूर्व और पश्चिम के लोगों का मिलन हो रहा था, नई संस्कृति बन रही थी। पश्चिम वाले पूर्व की संस्कृति को जान रहे थे जो कि बड़ी उन्नत संस्कृति थी, और वही विचार उन्होंने इटली में लागू किए। ठीक है, तो इसमें है एक तो व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होना, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होना, दूसरा था व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था तो व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था। व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था तो नए नए नगर बन रहे थे इटली में, जैसे फ्लोरेंस था, नेपल्स था, मिलान था। इस तरह के नए नए नगरों का निर्माण हुआ था, और ये सारे के सारे जो नगर थे ये बड़े समृद्ध नगर हुआ करते थे। समृद्ध
नगरों का विकास समृद्ध नगरों का विकास होना। ठीक है। अगला था जो समृद्ध नगर विकसित हो रहे थे तो मध्यम वर्ग भी विकसित हो रहा था इसके साथ, और जो मध्यम वर्ग था वो इसमें नई नई चीज़ों पे, कला में इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, विद्वानों को आश्रय दे रहा था, कलाकारों को आश्रय दे रहा था। तो इससे भी इटली में पुनर्जागरण होने का कारण हमें मिला। तो समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय, समृद्ध मध्यम वर्ग का होना, ये भी एक कारण था। अगला कारण था समृद्ध मध्यम वर्ग के बाद में इटली में जो रोम की और यूनान की जो पुरातन सभ्यता थी उसके अंश इटली में मौजूद थे। इस वजह से भी इटली वासियों को पुनर्जागरण होने का कारण उनको सर्वप्रथम मिला। ठीक है। तो यूनान और रोम की सभ्यता के अंश होना, की सभ्यता के अंश होना। ठीक है। एक जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, वहाँ से जो व्यापारी और जो विद्वान जो लोग थे वो सर्वप्रथम इटली में आए थे। ये भी इटली में पुनर्जागरण होने के कारण में आता है। तो हम लिख सकते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन, ठीक है। अगला कारण था कि शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ था। शिक्षा तार्किक और चिंतन वाली शिक्षा हो गई थी। जो मजहबी शिक्षा थी उससे इटलीवासी दूर जा चुके थे। तो ये भी एक कारण था शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होना, शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होना। तो ये जो सारे कारण थे ये इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण होने के कारण हमारे सामने आते हैं। ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमारे पास है कि पुनर्जागरण यूरोप में क्यों हुआ, यूरोप में होने के इसके क्या कारण थे। ठीक है। कारण देखेंगे हम। उसमें पहला जो कारण है वो निकल के हमारे पास आ रहा है क्रूसेड। क्रूसेड जो है वो ईसाई जगत और जो इस्लाम जगत था उनके मध्य 11वीं और 13वीं सदी में कुछ युद्ध हुए थे। इस युद्ध के जरिए जो ईसाई जगत था वो इस्लाम जगत के संपर्क में आया था, पूर्वी सभ्यता के संपर्क में आया था। उन्होंने जो भारतीय अंकगणित थी, चीन का जो आविष्कार थे, बारूद का आविष्कार था, कागज़ का आविष्कार था, दिशा सूचक यंत्र थे, इन सब चीज़ों के संपर्क में पश्चिमी जगत आया था। तो इस वजह से भी क्रूसेड्स के होने से भी पुनर्जागरण यूरोप में होने का एक कारण हमें मिला। ठीक है। क्रूसेड का मतलब ये है कि जो 11वीं और 13वीं सदी में जो युद्ध हुए थे इस्लाम जगत और ईसाई जगत के मध्य, फिर जो सैनिक जिन्होंने इन युद्धों में भाग लिया था ये सैनिक अपने देश आए। अपने देश आके उन्होंने दूसरे देशों की, दूसरे सभ्यता की उन्होंने बातें की। फिर उन्हें अपना जीवन थोड़ा सा निरस और निराश लगा। उन्हें लगा कि हम मजहब और पोप की सत्ता में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, हमें भी पूर्वी सभ्यता की तरह सोचना चाहिए। तो ये भी यूरोप में पुनर्जागरण होने का एक कारण था। अगला है व्यापारिक समृद्धि।
यूरोप में पुनर्जागरण होने का सबसे बड़ा कारण व्यापारिक समृद्धि भी था, क्योंकि जब आपका पूर्वी जगत पश्चिमी जगत के संपर्क में आ रहा था तो यहाँ के जो पश्चिम के जो व्यापारी थे उन्होंने अरब के देशों के साथ, एशियाई देशों के साथ व्यापार किया, तो उन्हें व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना जीवन भौतिकतावाद की तरफ लेके गए, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आया तो उन्होंने अपना पैसा यूरोप में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने पुनर्जागरण के जो विचार थे उनको प्रोत्साहन इन्होंने दिया। इन्होंने पहली बार पोप और मजहब की बातों को मानने से इनकार किया, क्योंकि वो चीज़ें इनके व्यापार को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो हमारे व्यापार को जो मुनाफा देती है उन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान लगाएं। ज़्यादा पैसा आया तो उन्होंने कला, संस्कृति, स्थापत्य पे ज़्यादा ध्यान लगाया। तो एक व्यापारिक समृद्धि का होना भी एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। अगला कारण था छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार। यह भी पुनर्जागरण के होने का एक कारण था, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार, जैसे गुटनबर्ग ने एक मशीन बनाई थी जिससे छापा खाने के आविष्कार में मदद मिला था, जिन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। कैक्सटन ने एक छापा खाना खोला था। इससे ये हुआ कि जो लोगों को जो गुमराह किया जाता था कि भाई ऐसा पुस्तकों में लिखा है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, अब वो चीज़ें लोग पुस्तकों में पढ़ने लग गए, वो जानने लगे कि पुस्तकों में कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, हमें पढ़ के बताओ। वो खुद लोग जो थे वो पुस्तक पढ़ने लग गए। तो इसका भी एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। छापे खाने का आविष्कार ने भी पुनर्जागरण का जो कारण था यूरोप में होने का, उसमें काफ़ी मदद की। एक वही जो इटली में होने का कारण था, कुस्तुनतुनिया का पतन। यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया था, क्योंकि तुर्कों ने इनका स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिया। स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो जो विद्वान थे वो यूरोप में शरण ली, और जो लोग थे वो भौगोलिक खोज के प्रति आकृष्ट हुए। उन्होंने भौगोलिक खोजें की, उन्होंने सामुद्रिक खोजें की, क्योंकि स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो वो लोग समुद्र में उतरे। समुद्र में उतर के, जैसे वास्को डी गामा ने भारत को खोज लिया, कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया, तो ऐसी कई खोजें उस वक्त हुई। सामुद्रिक मार्ग की खोजें हुई। जो यूरोप के देश थे उन्होंने सामुद्रिक मार्ग पे अपना इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ये सब इसी वजह से हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता था, वहाँ पे तुर्कों का अधिकार होने से तुर्कों ने यूरोप के व्यापारियों को एशिया आने से मना कर दिया और एशिया के व्यापारियों को यूरोप जाने से रोक दिया। तो इस वजह से ये लोग समुद्र में उतर के व्यापार के लिए आगे बढ़े। ठीक है। अगला था मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य की बढ़ोतरी। उस जमाने में कुबलई खान नाम का एक मंगोल राजा था। उसने अपने दरबार में बहुत ज़्यादा विद्वानों को आश्रय दिया। कागज़ की खोज हुई, मुद्रा का आविष्कार इसने किया, और भी कई उसने की। जो यहाँ के जो यूरोप के जो यात्री थे, मार्को पोलो वगैरह, वो मंगोल दरबार में गए। उन्होंने मंगोल दरबार की जो समृद्धि थी वो देखी। उन समृद्धि का वर्णन उन्होंने आके यूरोप में किया और यूरोप के लोगों को बताया कि पूर्व के लोग कितने ज़्यादा समृद्ध है। तो ये भी एक यूरोप में पुनर्जागरण होने का एक कारण हमें देखने को मिला। ठीक है। तो ये जो कारण थे ये यूरोप में पुनर्जागरण होने के कारण थे। इनको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है। प्रभाव देखेंगे किस किस क्षेत्रों में पुनर्जागरण के प्रभाव पड़े। तो प्रभाव में हमारे पहला पड़ा था
किसके ऊपर प्रभाव पड़ा था? साहित्य के ऊपर। साहित्य क्या हो गया था? आलोचना प्रधान, आलोचना प्रधान, व्यक्तिवादी और मानववादी। ठीक है, साहित्य आपका आलोचना प्रधान, व्यक्तिवादी और मानववादी हो गया था। और आप इसके क्रम में आप देखोगे कि भाई शेक्सपियर था, उसने कैसा साहित्य रचा, और जो दांते था उसने कैसा साहित्य रचा, पेटार्क जिसको मानववाद का जनक भी कहा जाता है, उसने कैसी कैसी कविताएं लिखी। मतलब अब जो कविताएं हैं, साहित्य है, उनका जो विषय है मजहबी विषय नहीं है, उनका विषय लौकिक हो गया है, पारलौकिक उनका विषय नहीं है, भौतिकवाद के ऊपर उनका विषय है। वो मानव की अच्छाइयाँ ही नहीं बता रहे हैं, मानव के स्वभाव में जो कमजोरियाँ हैं उनका भी खुल के चित्रण किया जा रहा है। तो ऐसा जो स्वभाव था, ऐसा जो परिवर्तन था, ये साहित्य में देखने को मिला उस दौर में। तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव साहित्य में भी पड़ा। तो पेटार्क को मानववाद का जनक भी कहा जाता है, मानववाद का जनक। ठीक है, ये आपके साहित्य का प्रभाव पड़ गया। आगे जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है कला के ऊपर। कला के जो प्रत्येक क्षेत्र थे, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, तीनों में एक स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, इन तीनों में स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। अब जो शैली थी इनकी, वो मजहब से ऊपर उठी हुई थी। चित्रकला में कुछ चित्र बने मजहब के लिए, ईसा के ऊपर, मरियम के ऊपर, लेकिन अब उन चित्रों का विषय जो था वो लौकिक हो गया था। वो एक मजहबी चित्रण नहीं था, वो लौकिक हो गया था। जैसे ईसा को दूध पीते हुए दिखाया, एक लौकिक चित्रण था कि भाई एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है, मतलब ईसा मसीह को भी दूध पीते हुए दिखाया गया है, मतलब एक लौकिक चित्रण था। तो चित्रकला में, चित्रकला का जो विषय था वो लौकिक हो गया था। साधारण सी स्त्री का चित्र बनाया, उसका एक रहस्यमयी मुस्कान के रूप में वर्णन किया लियोनार्डो दा विंची। ये जो सारे परिवर्तन थे, ये कला में भी पुनर्जागरण की वजह से दृष्टिगोचर हो रहे थे। मूर्तिकला में अलग अलग जो आपके चित्र बनाए गए, अलग अलग जो मूर्तियां बनाई गई। पेटा की मूर्ति बनाई, पेटा की जो मूर्ति थी वो किसने बनाई? एंजेलो ने। एक स्वतंत्र शैली का विकास इन्होंने किया था। ठीक है, स्थापत्य कला में रोम प्लस यूनान, इन दोनों की जो पुरातन जो संस्कृतियां थी, इनको मिक्स करके एक नई शैली बनाई। जो नई शैली थी वो काफ़ी विशाल थी, मेहराब युक्त थी, गुंबद युक्त थी, स्तंभ युक्त थी, और आपके जो शैली होती है, जो रेखा गणित की होती है, उनके पूरे नियमों से वो बनी हुई थी। तो कला में ये परिवर्तन, ये प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, प्रभाव अगला है विज्ञान के ऊपर। इधर हम लिख लेते हैं इसको। विज्ञान में नए नए आविष्कार देखने को मिले।
आपने देखा था कोपरनिकस ने यूनिवर्सल ट्रुथ को बदल दिया। न्यूटन ने बताया कि ये प्रकृति जो है वो नए नियम कायदों से चल रही है, वो किसी मजहबी नियंत्रण में नहीं चल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये भी एक नया प्रभाव था। विज्ञान में स्वतंत्र चिंतन, नए आविष्कार, और आपके जो प्रकृति के जो नियम थे वो भी बताए गए। प्रकृति के सुव्यवस्थित नियम, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे प्रभाव के अंतर्गत आती है। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पुनर्जागरण का प्रभाव। अब पुनर्जागरण के हमारे पास परिणाम निकलते हैं कि पुनर्जागरण के क्या क्या परिणाम निकले। तो सबसे बड़ा परिणाम तो निकला कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त हुई। अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त हुई, लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। लोग अपने आप को कला के जरिए, साहित्य के जरिए अभिव्यक्त करने लगे। दूसरा जो मिला हमारे पास वो था भौतिकतावाद। लोग भौतिकतावाद की तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने आध्यात्मिकता को छोड़ा और भौतिकतावाद की तरफ ये लोग गए। तीसरा जो परिणाम था वो था मानववाद। अब मानव की बात हो रही है, ईश्वर की बात नहीं हो रही। मानव के क्या सुख दुख है उनकी बातें होने लगी थी परिणाम में। अगला परिणाम था राष्ट्रीयता का उदय। राष्ट्रीयता का उदय मतलब पहली बार राष्ट्र की बात उठी। अब पोप और मजहब की बात नहीं उठ रही है, अब राष्ट्र के बारे में बात हो रही है, नेशनलिटी की बात सामने आ रही है। तो ये भी एक पुनर्जागरण के परिणाम में हमारे पास आता है। ठीक है, ये आ गया आपका पुनर्जागरण का परिणाम का। इसको भी हम अपने बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पुनर्जागरण का एक समग्र अध्ययन है। इसको लास्ट में आप अपने कॉपी में या शुरू में आप इसको 20 नंबर का जो प्रश्न आता है उसको एक चार्ट के जरिए आप ये समझा सकते हो। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।